In the last class, we have started our new lesson, that was judiciary, न्यायपालिका. And then after we discussed the role of judiciary, उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ न्यायपालिका का काम क्या है, कि what our judiciary is going to do, कि हमारे यहाँ क्या काम करती है न्यायपालिका, what are the different forms of judiciary in India, what is the system of judiciary in India. तब हमने पढ़ा था we have an apex court, सबसे सर्वोच्च हमारे पास न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट. देन आफ्टर 31 हाई कोर्ट्स आर देयर, उसके बाद उसके नीचे हमारे पास 31 हाई कोर्ट है. देन आफ्टर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सहायक न्यायालय जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, उसके बाद एडीजे कोर्ट हम बोलते हैं, ये सारे ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. इनके बारे में पढ़ा. फिर हमने देखा था कि न्यायालय भी दो प्रकार के, सिविल एंड क्रिमिनल. क्रिमिनल जिसमें हमने थेफ्ट यानी चोरी संबंधित कोई मर्डर है, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए अगर कोई केस फाइल किया जाता है. सिविल कोर्ट जैसे डाइवोर्स या फिर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए. फिर हमने जुडिशरी की एक भूमिका और पढ़ी थी कि जुडिशरी कहां कहां इंटरफेयर करती है और क्या क्या काम है जुडिशरी का. तो चाहे दो नागरिक के बीच में विवाद हो, इफ द डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू सिटीजन्स, डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी विवाद किसी के बीच में हो, अल्टीमेटली वी हैव टू अप्रोच टू द जुडिशरी. हमें न्यायपालिका में जाना होता है टू रिजोल्व दैट पार्टिकुलर कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट, उस विवाद को सुलझाने के लिए. अब हम बात करेंगे कि यार न्यायपालिका ढंग से काम कर सकती है, कब करेगी, व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट. तो आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्या और क्यों जरूरी है. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, इफ ए पावरफुल पॉलिटिशियन एनक्रोच योर लैंड, आपकी जमीन है और अतिक्रमण कब्जा कर लिया एक बार, कोई बहुत ही पहुंचा हुआ है, ताकतवर हमारा पॉलिटिशियन, राजनीतिक है, बड़ा नेता है, उसने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया. अब आपको उस जमीन को छुड़ाने के लिए क्या करना है, वी हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट, वी हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट. जमीन का विवाद हम सिविल कोर्ट जाएंगे. लेकिन अब ये देखिए, अगर मान लो जो जज नियुक्त करने हैं वो भी पॉलिटिशियन करते हो, यानी जो पॉलिटिशियन इस लेवल पर पहुंच चुका है उसका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है उस जज की नियुक्ति में भी और उसको हटाने में भी. तो अब आपका केस जैसे उस जज के पास जाएगा, क्या वो आपके फेवर में फैसला दे सकता है? नहीं दे सकता. क्यों? ही वर्क्स फॉर द पॉलिटिशियन बिकॉज ही हैज प्रेशर ऑन हिम. उसके ऊपर एक दबाव बना रहेगा कि अगर उसने फैसला उसके खिलाफ दे दिया उसको हटा दिया जाएगा. तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो हमेशा फैसला किसके पक्ष में देगा, उस पॉलिटिशियन के फेवर में देगा. अब जितने भी फैसले होंगे इसी प्रकार जनता के, तो किसके फेवर में जाएंगे? अगर वो इस प्रकार काम करता है तो पॉलिटिशियन के फेवर में जाएंगे. अल्टीमेटली द पब्लिक हैज टू सफर. जो पब्लिक है उसको परेशान होना पड़ेगा, उसको कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी न होने का नुकसान उठाना पड़ेगा. तो इसलिए हमारे यहाँ संविधान में एक व्यवस्था की गई इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कैसे? पहला तो उनकी नियुक्ति में उनकी भूमिका कम होगी, पॉलिटिशियन की, और जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उसकी भूमिका कम होगी. किसमें? इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. जजेस के अपॉइंटमेंट उनकी भूमिका कम होगी. तो इसमें होता क्या है, द सीनियर जजेस, ए कॉलेज ऑफ सीनियर जजेस डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जज इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कि अगला हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन सा होगा. उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रख दी गई कि एनीवन हु हैज प्रैक्टिस्ड मिनिमम ऑफ 10 years in the subordinate court can approach to the high court, and then if someone has practiced for the 10 years in high court, then only he or she is eligible to come to the supreme court. 10 साल उसने प्रैक्टिस तब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा. तो इतनी सारी कंडीशंस लगा दी गई. दूसरा, इनके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम बना दी गई जिसमें कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, द सीनियर जजेस, सीनियर जजेस की भूमिका रही. उसके बाद एक चीज और जो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसको की गई, once the judges are appointed in high court and supreme court, it is nearly about impossible to remove them. एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बना दिया गया तो उसको हटाना लगभग नामुमकिन है. लगभग नामुमकिन क्यों? इसका एक प्रोसेस हटाने का. वो प्रोसेस क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महाभियोग. जैसे हमारे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यही व्यवस्था लागू होती है, उसी प्रकार जजेस को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट करना होता है. और इम्पीचमेंट में प्रक्रिया क्या होती है, फर्स्ट वी हैव टू गो टू द अपर हाउस, और विच इज अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट, राज्यसभा. उसमें 2/3 मेजोरिटी से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होना चाहिए.
द प्रोविजन टू बी पास्ड विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, कम से कम 2/3 मेंबर्स के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें उस के खिलाफ, उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, दोनों सदन से 2/3 मेजोरिटी से जब पास होगा उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। एंड इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल, यही इसको इम्पॉसिबल बना देता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं। और इन इंडिपेंडेंट इंडिया इट नेवर हैपेंड टिल नाउ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत में किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। पहले जज अगर हम बात करें कौन थे, जिनका नाम भी अगर आप सुनेंगे स्वतंत्र कुमार, जिनके खिलाफ पहली बार महाभियोग लाया गया और अंतिम बार किसके खिलाफ लाया गया, डू यू रिमेंबर? बहुत ज्यादा समय की बात नहीं हुई है, अंतिम बार महाभियोग किसके खिलाफ लाया गया, दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ महाभियोग लाया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन हर बार इंपीचमेंट पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, यानी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, संविधान ने उसको विशेष पावर दे रखी है, कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उसको प्रभावित नहीं कर सकती, उनकी सैलरी एक बार डिसाइड होने का उसको कम नहीं किया जा सकता, एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति के बाद उसको हटाना लगभग नामुमकिन है। इससे एक बेनिफिट क्या मिलता है, जब इतनी सारी सुविधाएं मिल जाए तो उसके बाद डिसीजन कैन बी इंप्लीमेंटेड फेयरली और जस्ट डिसीजन शुड बी देयर, तो उसके बाद हमारे पास डिसीजंस अच्छे आ सकते हैं। और कई बार आप देखते हो द डिसीजंस आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, कई बार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सरकार के खिलाफ भी डिसीजन दे देता है और सरकार को भी किसी पार्टिकुलर इशू के ऊपर स्कोल्ड, यहां तक डांट फटकार तक लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन द नेक्स्ट डे हुएवर द जज विल बी रिमूव फ्रॉम देयर, अगर ऐसा करता कोई जज तो हटा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो हमारे यहाँ डिसीजंस हैं वो इस प्रकार निष्पक्ष लिए जा सकते हैं और होते भी हैं, हमारे खासकर अपर लेवल के जो कोर्ट है उनके अंदर। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी प्रकार का किसी पॉलिटिशियन का, हमारे एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का कोई प्रभाव नहीं है। उसके साथ साथ उनको पावर देने के लिए एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद उनको हटाना लगभग नामुमकिन है। हटाने का तरीका इंपीचमेंट है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों सदन में, पार्लियामेंट के दोनों सदन में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो तब उसको हटाया जा सकता है। आज तक भारत की आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हो पाया कि जज को हटाया गया हो। पहला केस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ आया, वो भी पास नहीं हुआ, और अंतिम जो आया हमारे पास दीपक मिश्रा के खिलाफ आया, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और ये कभी भी इंपीचमेंट का प्रस्ताव किसी जज के खिलाफ पास नहीं हो पाया है भारत में, तो ये लगभग नामुमकिन है। तो इससे हमारी जुडिशरी को ताकत मिलती है, इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन ढंग से ले सकती है, किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। और ये जरूरी क्यों है, फेयर डिसीजंस के लिए। फॉर द रिमेनिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।